तो बटेंगे तो कटेंगे पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो पूरा गीत लिखा है हाँ, तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है मैं पहली बार जी इस गीत को आपके चैनल पे पढ़ूंगी। जी। एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। अनामिका जी, पति और पत्नी एक ही प्रोफेशन में हैं और मज़ेदार तो तब हो जाता है कि दोनों ही शेरो शायरी करते हैं, कविता का पाठ करते हैं। पति पत्नी में झगड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्या उस समय भी आप लोग कविता के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है लाइफ में? देखिए, आपने दो बातें एक साथ कह दी। एक तो जो नॉर्मल झगड़ा होता है ना पति पत्नी के बीच में, वो सभी के बीच में होता है जी और किसी ना किसी कारण से फिर बाद में नॉर्मल भी हो जाता है। एक झगड़ा जब दो लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं, पति और पत्नी जो दोनों एक प्रोफेशन में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सम्मान। लकीली हम दोनों को इस बात का एहसास है। मेरा वही सवाल दोबारा, विधायक बनना पसंद है या सांसद बनना पसंद है? देखिए, अभी तो 2027 आने वाला है तो पहले विधायक के लिए ही अच्छा। करा जाएगा और यदि इसमें नहीं हुआ तो सांसद देखेंगे। देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुंह बोले भाई हैं, योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है। बाद आपने टीवी चैनल्स की हेडलाइन सुनी होंगी कि योगी जी को हटाया जाएगा, मोदी योगी में काफी खटपट है। ये बातें चलती क्यों है फिर? लोगों को यदि फायदा उठाना है बाहर वालों को तो कुछ तो निर्मित करना पड़ेगा। वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं पे करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है। एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए। सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। नेहा राठौर को आपने ऐसे वक्त पर जवाब दिया कि जब वाकई जरूरत थी कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए। मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए। कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आप बुंदेलखंड से आती हैं। बुंदेलखंड को हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए। ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा और बुंदेलखंड एक राज्य यदि बनता है तो वो बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा होगा। नमस्कार, मैं हूं अनुराग चड्ढा। मेरे खास शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में आज साहित्य की दुनिया की वो पर्सनैलिटी है कि जिसकी कविता के चर्चे देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक हैं। उनकी कविताओं ने आम जनता को ही मंत्रमुग्ध नहीं किया बल्कि राजनीति में भी एक बहुत लंबी लाइन खींच दी। कहा तो ये भी जाता है कि नेताओं को चुनाव के समय माहौल बनाने के लिए इस कवित्री की ज़रूरत पड़ती है। जी हाँ, ये वही महिला हैं जिन्होंने बिहार की काबा गर्ल को जवाब दिया कि यूपी में काबा नहीं बल्कि बाबा है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं अनामिका जैन अंबर। अनामिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका बहुत मेरे शो अनकट विद अनुराग चड्ढा में। जी, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग जी। एंड मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। अनकट अच्छी बात है, मतलब लोगों तक सब कुछ वैसे ही पहुँचना जैसा दिखाया जाएगा, तो बहुत धन्यवाद, थैंक यू जी। अनामिका जी, सबसे पहले तो मैं आपसे सवाल ये पूछूंगा कि आपका नाम अनामिका जैन अंबर है जी। वैसे जो भी कवि होते हैं या शेर व शायरी करते हैं, उनको उनके जो लोग हैं एक उनको उपनाम दे देते हैं। आपका नाम अंबर कैसे पड़ा? ये जब भी मैं इस बात का उत्तर देती हूँ गर्व से और सौभाग्य से भर जाती हूँ। मेरा नाम, मुझे तो कभी इस बात का एहसास भी नहीं था कि मैं जो कर रही हूँ वो कविताएं हैं और मुझे आगे चल के मैं इस लाइन में भी जाऊँगी। तो हमारे जैनों में सबसे बड़े गुरु जो हमारे हैं वो आचार्य गुरु विद्यासागर जी। पिछले दिनों उनकी समाधि हुई है, तो जिस समय उनके दर्शन करने मैं पहुंची थी तो मेरे साथ और भी कवि थे। तो उन्होंने बोला कि गुरुदेव, ये अनामिका है, ये बहुत बढ़िया लिखती है, ये बच्ची है,
तो गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, साथ में बोला अंबर तक यात्रा करो। वाह। तो सब कवियों ने बधाई हो बधाई हो जैसे निकाह में नहीं होता कबूल करते तो सब बधाइयाँ देते हैं, तो वैसे ही हुआ। सब ने कहा आज से अनामिका का नाम अनामिका अंबर रहेगा, उपनाम अंबर है। तो मुझे इस बात का एहसास भी नहीं हुआ कि ये मेरा नामकरण कब हो गया, लेकिन हाँ जिन परिस्थितियों में हुआ वो मेरे लिए सौभाग्य का विषय है। तब से सभी मुझे अनामिका अंबर के नाम से और जिस जानने गुरु ने लगे। आपको ये आशीर्वाद दिया, वाकई आज का आपका नाम तो अंबर तक जा ही रहा है। ओम जी कवित्री की बिल्कुल। दुनिया में कोई आप बिल्कुल। पहचान की मोहताज नहीं है। आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी के लिए पूरे देश ने, मतलब वो केवल जैन गुरु नहीं रहे। चाहे आप हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को देख लीजिए, जी। जब वो 2014 का चुनाव हुआ था उससे पहले गुरुदेव के दर्शन करने, अर्घ चढ़ाने उन्हें गए थे। उसके बाद लगातार जब भी मौका मिला वो उनके पास उनके दर्शन करने ज़रूर गए। तो आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी द्वारा ये नाम दिया हुआ है। अनामिका जी, आप जैन समाज से हैं। अभी आपने जैन समाज की बात करी, जैन समाज के गुरु की बात की, जी और मंचों पर मैं हमेशा देखता हूँ कि आप सनातन की खूब प्रशंसा करती हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर सनातन और जैन समाज की मैं बात करूँ तो जो उनके रीति रिवाज हैं उनमें काफ़ी हद तक अंतर है। अगर हम जैन समाज के लोगों की बात करें तो वो सूर्यास्त के बाद खाते नहीं हैं। जी क्या कहेंगी आप जैन समाज की इस विविधता के को लेकर? देखिए, जैन समाज, जैन धर्म जो है वो धर्म है, मीन्स वो जाति नहीं है। जैनिज्म एक धर्म है, जैनिज्म एक ऐसी चर्या है जिसको लोग अपनाते हैं। हम सब सनातनी हैं, ये भी उसका ही एक स्वरूप है, सनातन का एक स्वरूप है। यदि आप मैं इतनी विद्वान नहीं हूँ, लेकिन आप किसी विद्वान से बात करेंगे तो वो आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि सनातन का एक स्वरूप जैनिज्म भी है। जी। और जैनिज्म जो है वो एक चर्या है, जैनिज्म एक ऐसा धर्म है जिसको हम अपनाते हैं। सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना, बिना देव दर्शन के हम खाना नहीं खा सकते, बिना छना हुआ पानी नहीं पीना। जी। वो एक ऐसी चर्या जो आपको आत्मा की शुद्धि, आप यदि जैन धर्म अपनाते हैं तो आत्म शुद्ध होता है, आत्मा शुद्ध होती है। और चर्या अपनाते हैं तो आपका जो आपकी देह है वो शुद्ध होती है। तो देह शुद्ध से अर्थ ये है कि पिछले दिनों कोरोना आया था। आप ये देखिए, जिस समय कोविड काल चल रहा था उस समय जितने भी कार्य करने को कहे गए थे, जितने भी थे, वो सभी हमारे यहाँ नॉर्मली जैनिज्म में होते हैं। चाहे रात्रि में भोजन नहीं करना है, चाहे एक बहुत अच्छे टाइम पीरियड के बाद ही आपको फास्ट को ब्रेक करना है, चाहे आपको शुद्ध खाना खाना है, आपके हाथ पाँव शुद्ध रहने चाहिए। और मास्क सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ जैनिज्म एक अकेला ऐसा धर्म है जिसमें मास्क लगाया जाता है। तो वो हम लोग हालांकि जीवों के अंदर प्रवेश और बाहर हमारे किसी कारण से जीवों की हत्या ना हो जाए, हम उस अहिंसा के पालन के लिए करते हैं। कहीं ना कहीं वो स्वास्थ्य के लिए भी है। तो जैनिज्म जो है वो पूर्ण रूप से एक ऐसा धर्म है जो सनातन का ही स्वरूप है। अनामिका जी, मैं आपके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे पता लगा कि आपके परिवार की जो 3 पीढ़ियां हैं उनमें आप अकेली लड़की हैं जी। और उसके बाद इस प्रोफेशन में आना कैसा लगता है? और वो भी धुआंधार लड़की निकली आप। जी बिल्कुल। देखिए, मेरा मानना ये है कि जो कार्य किया जाए वो डंके की चोट पे किया जाए। धुआंधार से अभी आपने कहा है तो मैं आपको बताऊं, मैंने जो भी ज़िंदगी में डिसीजन लिए हैं, बल्कि मैं ये कहती हूँ कि इंसान को जो भी निर्णय लेने चाहिए वो कभी कन्फ्यूज़न में नहीं लेने चाहिए। आपका दिल कर रहा है, आप निर्णय लीजिए, आप कीजिए, और करने के बाद आपको सफलता मिलनी ही है। क्योंकि जब तक आप सोचते रहते हैं आप वो भी नहीं कर पाते जो आप करने के लिए बने हैं, और वो भी नहीं कर पाते जो आप करना नहीं चाह रहे हैं। तो बेसिकली एक डिसीजन होना चाहिए, एक निर्णय होना चाहिए, हाँ ये करना है मतलब करना है। मैंने 12th के बाद CPMT की तैयारी की, क्रैक किया, नहीं जाना था। मेरी फैमिली ने कहा, डरे हुए थे बेटी अकेली नहीं जाना। मैंने मान लिया नहीं जाना। फिर तभी पोएट्री भी साथ साथ चल रही थी, तो मुझे ये तो कंफर्म था कि मुझे सरकारी कुछ नहीं करना लेकिन असरकारी ज़रूर करना है। तो मैं उसके बाद सरकारी नौकरी भी मेरे पास ऑफर्स आए, नहीं की मैंने। तो लोगों ने कहा, जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपसे बात हो रही थी, आपने भी कहा आपने सरकारी उपलब्धियां ली नहीं, लेकिन कायदे से देखा जाए तो आजकल लोग मुझे सरकारी ही कहते हैं। तो हाँ बिल्कुल, मुझे
दिमाग में था कि मैंने जो कविताएं की हैं, जो एक माँ शारदे ने मुझे वरदान दिया है, मुझे इसी में बढ़ना है, कहीं ना कहीं अंदर था। आप तो ज्योतिष में कितना विश्वास रखती हैं? मैं रखती हूँ। रखती हैं आप, तो इसीलिए जो सरकारी शब्द है वो आपका लगता है पीछा नहीं छोड़ रहा है। कह सकते हैं। आपने 3 सरकारी नौकरियां की और फिर आपने छोड़ी, और जब आपने कवित्री जैसा पेशा चुना तो उसके बाद नेताओं ने आपको ढूंढ लिया कि भाई ये कवि तो हमारे काम की है, कवित्री ये तो ये सरकारी ही है। जी भाई बिल्कुल। बीजेपी को खासतौर पर आपकी जरूरत पड़ती है माहौल बनाने के लिए। देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ, अभी जो बात चली है सरकारी की, जी लोगों को ऐसे पता नहीं क्यों लगता है, आपकी विचारधारा किसी न किसी से मिलती ही है। मेरी जो विचारधारा, मैं राष्ट्र धर्म में विश्वास रखती हूँ। मुझे खुल के राष्ट्र भक्ति करनी है। कल को यदि कोई जिस पार्टी से मेरी विचारधारा मिल रही है, यदि वो पार्टी मेरी उस विचारधारा के विपरीत कार्य करेगी तो फिर मेरी विचारधारा उससे नहीं मिलेगी। कहने का अर्थ ये है कि मैं जो कर रही हूँ यदि उससे उसकी मैच कर रही है तब तो वो ऐसे लगेगा कि अनामिका उसके पक्ष में है, क्योंकि राष्ट्र धर्म की कविताएं, राष्ट्र हित में कही गई हर बात मैं मेरी कविताओं से ज़रूर कहती हूँ और मुझे वो करना भी है। और उसके लिए अब ये बिल्कुल भी नहीं करती मैं, मुझे तो बिल्कुल भी नहीं ये चाहिए कि मैं इसको भी संभालते रहूँ उसको भी संभालते रहूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कवियों को निष्पक्ष होना चाहिए, मेरा मानना ये है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका पक्ष मजबूत और बहुत पारदर्शी होना चाहिए। अनामिका जी, मेरे ख्याल से एक समय में आप शिवपाल जी के भी संपर्क में थी, उनकी पार्टी भी शायद आपने ज्वाइन की थी, चुनाव भी लड़ना था मेरठ से आपको, तो अचानक कैसे मोह भंग हो गया आपका? हाँ, मैं इस बात को थोड़ा स्पष्ट करूँगी। मैंने उनकी पार्टी कभी ज्वाइन नहीं की। और ये बात सबको पता है। बल्कि देखा जाए तो जब मुझे टिकट दे दिया गया था, मैंने चुनाव लड़ने का मन नहीं बनाया था, बल्कि जब मुझे टिकट दिया गया था उस समय मुझे ये पता ही नहीं था। मैं तो कवित्रियों के साथ बैठी हुई थी मंच पे, उनके क्योंकि शिवपाल जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, स्नेहवत, और उनके कार्यक्रम बहुत किए हैं। कवि सम्मेलन बहुत कराए जाते हैं, सैफई में और हैवरा में, तो हम लोग उस समय कवि सम्मेलन में थे। वहाँ पता नहीं कैसे उन्होंने स्टेज पर, तब तक तो इलेक्शन की भूमिका भी नहीं बनी थी, डेट तो बहुत दूर की बात है, तो अपकमिंग डेट्स में इलेक्शन आने वाले थे, उन्होंने मेरा नाम अनाउंस कर दिया। मेरठ हापुड़ की जो सीट थी वो अनामिका अंबर के नाम कर दी। मैं कवित्री से बात कर रही थी, नाम अनाउंस हुआ तो मैंने कहा ये मेरा नाम अनाउंस हुआ है, तो उसने कहा हाँ। मैंने कहा किस वजह से? सारे ताली बजाने लग गए, बधाई देने लग गए। आप विश्वास नहीं करेंगे, मुझे ये आइडिया ही नहीं था कि ये है क्या। फिर मेरी मानसिकता भी नहीं थी, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार हूँ। पहली बात तो राजनीति के लिए ही तैयार नहीं थी, दूसरी बात इस पार्टी के लिए तैयार हूँ या नहीं हूँ ये तो बिल्कुल भी नहीं कंफर्म था। तो 15 दिन इसी बात में लग गए, करना क्या चाहिए, करना क्या नहीं चाहिए। फिर मैंने डिसाइड किया कि मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना है। मैंने उनको कॉल किया, उनको बताया, मैंने कहा मैं किसी भी तरह से तैयार नहीं हूँ, मेरी विचारधारा भी नहीं मिलती, बहुत सीधी, बिल्कुल स्पष्ट। क्योंकि बात में कुछ बात हो, वो बात होनी चाहिए, जीत होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। और पीठ पीछे कुछ भी कहना तो बहुत आसान है, सामने से कह सको औकात होनी चाहिए। मैंने कहा मेरे से नहीं होगा, और फिर उन्होंने भी सहर्ष कह दिया। फिर अगले दिन किसी और को नॉमिनेशन था अगले दिन, और उससे पहले मैंने मना कर दिया था। लेकिन अनामिका जी, राजनीति में मैं देखता हूँ कि जब चुनाव आते हैं तो जो भी लोग होते हैं चुनाव लड़ने के लिए आतुर रहते हैं और टिकट पाने के लिए तो बिल्कुल बेताब रहते हैं, कुछ भी कर गुजरते हैं। बिल्कुल आपने हाथ में आई चीज़ को बिल्कुल स्वीकार नहीं किया। बिल्कुल। अब आपके इस पॉडकास्ट से मैं चाहती हूँ कि लोगों को ये बात पता चले कि मैं सरकारी नहीं हूँ। सरकारी जो एक तमगा, जो एक लोगों ने ये लगाया है कि हम चमचागिरी करते हैं, हम उस जो सरकार होती है उसके बारे में बात करते हैं, उस समय तो वो थी। तो इसका अर्थ ये है कि मैंने बिल्कुल, मेरे हाथ में टिकट आया और मैंने खुद अपने हाथों से वापस किया, क्योंकि मुझे जो करना था वो राष्ट्र हित में करना था। मुझे लगा कि मैं यहाँ रह के वो नहीं कर पाऊँगी जो मुझे करना है। अनामिका जी, अगर योगी आदित्यनाथ मंच पर हों और आप कविता पढ़ रही हों और अचानक वहाँ से ये अनाउंस हो जाए कि अनामिका जैन को बीजेपी का प्रत्याशी बनाया जाता है, तो क्या अनामिका जैन का
वही रवैया होगा जो शिवपाल सिंह यादव के साथ था, या यहाँ कुछ अब अनामिका जैन बदली बदली से नजर आएंगी? देखिए, ये तो आंख बंद करके कहने वाली बात है कि बिल्कुल बदली बदली नज़र आऊंगी। तब में और अब में बहुत अंतर है। तब मैं मेरा यदि अपनी व्यक्तिगत रूप से बताऊं तो मैं बहुत परिपक्व हो चुकी हूं, मुझे काफ़ी सारी चीज़ें अब क्लियर हैं। तो तब मुझे ये नहीं पता था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है, अब मुझे ये पता है कि मेरे साथ हो क्या रहा है। अब इस चीज़ के लिए मैं पहले से तैयार हूँ। अब ऐसी बातों के लिए जो आपने अनाउंस की है मैं पहले से तैयार हूँ कि ऐसा कहीं होगा तो मुझे क्या कहना है ये मेरे पास है पहले से तैयार। तो मैं बिल्कुल स्वीकार करूँगी और खुशी खुशी करूँगी। हालांकि बीजेपी की ऐसी कोई परंपरा नहीं है, उनमें तो पहले मीटिंग होती है, सीईसी की बैठक होती है, नीचे से नाम जाता है, ऊपर से फिर मोहर लगती है। बहुत सारी चीज़ें ना? हैं उसमें तो उसमें तो अचानक अरुण जी का एक लेटर आता है कि कौन चुनाव लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, लेकिन तैयार हैं इस सिचुएशन के लिए अगर आप बीजेपी आपको चुनाव लड़ने का मौका देती है। हाँ जी बिल्कुल। तो अनामिका जैन अंबर विधायक बनना चाहती है, सांसद बनना चाहती हैं? देखिए, ये तो इस बात से फ़र्क पड़ता है। आपने तो मतलब इनडायरेक्टली पूछा है मेरे से कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ। मैं आपको एक बात बताना अच्छा चलिए, एक सवाल थोड़ा सा आसान कर देता आसान हूँ। कर दीजिए। आपको 2 नाव में बैठने वाले लोग कितना पसंद है? 2 नाव में बैठने वाले, देखिए यदि नाव एक ही डायरेक्शन की है हाँ। और एक ही उद्देश्य की है तो थोड़े थोड़े देर या दोनों को साथ लेकर के चलने में कोई बुराई नहीं है। यदि एक ही उद्देश्य की है तो 2 क्या कितनी भी नावें हों, लेकिन यदि दोनों के उद्देश्य अलग हैं और दोनों के दिशाएं अलग हैं तो ये मुझे लगता आपको है कि मेरे क्वेश्चन को आप समझ गई मैं क्या तो पूछने आपको वाला ये हूँ आपसे। चुनना चाहिए कि आपको किस दिशा में जाना है और ये चुनना ही चाहिए। तो मेरा बिल्कुल क्लियर है कि मुझे पता है कि मुझे किस दिशा में जाना है, तो इसलिए आपको एक ही मतलब नाव पे सवार मेरा वही करना सवाल चाहिए। दोबारा, विधायक बनना पसंद है या सांसद बनना पसंद है? देखिए अभी तो 2027 आने वाला है तो पहले विधायक के लिए ही अच्छा। करा जाएगा और यदि इसमें नहीं हुआ तो सांसद देखेंगे। मतलब मोदी जी पसंद नहीं, योगी पसंद है आपको? देखिए मुझे दोनों बहुत अच्छे से पसंद है इसलिए, और बराबर से पसंद है, क्योंकि मुझे इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि दोनों के नाम क्या हैं, दोनों क्या हैं। मुझे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि राष्ट्र हित में क्या चल रहा है, राष्ट्र हित में कितने वो लोग हैं, कौन कौन सी वो परिस्थितियां हैं, कौन कौन से वो संस्थाएं हैं, कौन सी वो पार्टी है, कौन से वो लोग हैं जो राष्ट्र हित में कार्य कर रहे हैं। मैं उन सब के साथ हूँ, मैं उनमें से व्यक्तिगत रूप से किसी एक के साथ नहीं हूँ और मेरा ये बिल्कुल क्लियर है। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल निरर्थक है कि किसी एक में यदि आपको जाना है तो आप क्या चुनेंगे, ये बिल्कुल निरर्थक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। एक्चुअली राजनीति में लॉबिंग चलती है कि कोई योगी की लॉबी का व्यक्ति है, कोई मोदी की लॉबी का व्यक्ति है, और अनामिका जी कमोवेश टिकट भी उन्हीं को मिलता है। अब आप इस चुनाव को देखिए, अभी मैं वीके सिंह जी का एक इंटरव्यू कर रहा था जी, तो उन्होंने इनडायरेक्ट वे में कहा कि मुझे योगी खेमे का कहा जाता है इसलिए मेरा टिकट कट गया। मैं इसलिए आपसे ये सवाल पूछ रहा हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, मैंने जो पहले भी कहा था, बहुत लंबी कविता है लेकिन उसमें आपको मेरा जो नज़रिया है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लास्ट की जो पंक्ति है जो मैंने कही थी कि देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुँह बोले भाई हैं, देशभक्ति की कोख से जन्मे ये मुँह बोले भाई हैं, योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है। योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है। यहाँ पर ऐसा बिल्कुल नहीं है कि योगी जी का खेमा एक अलग खड़ा हुआ है, मोदी जी का एक अलग खड़ा हुआ है। योगी जी खुद अपने भाषण में, अपनी हर बात में मोदी जी का जितना सम्मान और जितना उनको लेकर के चलते हैं, यदि मान लीजिए मैं योगी जी के खेमे में हूँ भी तो मैं उनको ही फॉलो कर रही होंगी, उनका ही अनुसरण कर रही होंगी। तो जब मैं उनका अनुसरण कर रही होंगी तो मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले अपने जो लोग आपको लेकर के आए, जिन लोगों के साथ आप हैं, आप उनका सम्मान कीजिए। तो ये तो स्वाभाविक है कि फिर हम जो मैंने बोला कि योगी बाबा मोदी जी की साक्षात परछाई है, मैं इस विचारधारा के पक्ष में हूँ। अब उस विचारधारा में कौन व्यक्ति है इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अनामिका जी, एक कहावत है कि जब आग जलती है
तो धुआं वहीं से उठता है। आखिर ये बात चलती क्यों है? आपने कई सोशल मीडिया पे भी पढ़ा होगा। अभी कुछ दिन पहले जब 2024 का चुनाव संपन्न हुआ, उसके बाद आपने टीवी चैनल्स की हेडलाइन सुनी होंगी कि योगी जी को हटाया जाएगा, मोदी योगी में काफ़ी खटपट है। ये बातें चलती क्यों है फिर? क्या आपको लगता है कि ये सब बेकार की बातें हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताती हूँ। मुझे ऐसे लगता है, जो मेरा पर्सनल जो इसका परसेप्शन है, कई बार घर से कोई बात नहीं उठती है, घर में कोई बात भेजी जाती है। लोगों को यदि फ़ायदा उठाना है बाहर वालों को, तो कुछ तो निर्मित करना पड़ेगा। अब जब कुछ और नहीं मिल रहा है, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा है, सब कुछ बहुत सही चल रहा है, तो कुछ तो ऐसा किया जाए जिससे कि लोगों में बातें होनी शुरू हो जाएं। आप ये देखिए, दो लोग, यदि किसी का परिवार है और बहुत संपन्न है, और बाहर वाले चाहते हैं कि ये संपन्नता कैसे भी खारिज हो, कुछ तो भी हो, क्या बात तो वो है उसमें से किसी एक को बुलाएंगे और उसको उसके बारे में कहना शुरू कर देंगे, जैसे अंग्रेज़ों ने करा था, डिवाइड एंड रूल। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें होता क्या है कि जो थोड़ा सा भी कमज़ोर है, या जो थोड़ा सा भी जिसको लगता है कि हो ही जाता है, देखिए कि वहीं पे करुणा सोती है, वहीं नम्रता बोती है। मेरी लाइन है, अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं क्रूरता जग जाती है, वहीं नम्रता सोती है, वहीं उगाती दंभ भावना, वहीं पे करुणा बोती है। अब ये हम पर है कि हमको किस पर शासन करना है, एक अयोध्या और एक लंका सबके मन में होती है। हम दोनों इतने अच्छे से पॉडकास्ट कर रहे हैं, एक थोड़ी देर को आपको बुलाए और कहे आप अनामिका से थोड़े कम पढ़ रहे हैं, तो आप एकदम जाएंगे मेकअप रूम में और जाके थोड़ा ठीक ठाक पीछे पिलो विलो लगा के एकदम शानदार कर दिया जाए। मुझसे कोई कहे थोड़ा सा कम लग रहा है, पिछले वाले जो आए थे वो बहुत, तो बाहर वाले भी बहुत सारी चीज़ें अंदर बिल्ट करते हैं। एक तो ये कारण है। दूसरा कारण ये है कि अभी मैं 2 दिन पहले एक बयान सुन रही थी कि ये पार्टी बहुत बड़ी है, और ऐसा नहीं है कि सभी एक जैसे ही, एक ही स्वरूप के लोग इसमें आए हों। कई बार घर के भी बहुत सारे मेंबर्स ऐसे होते हैं जो ये चाहते हैं कि ये सब इतना आराम से कैसे चल रहा है, तो घर से बातें जो बाहर जाती हैं, वो घर के भी लोगों से बाहर जाती हैं। मतलब घर का भेदी लंका ढाए। बिल्कुल, मतलब ये बात स्वीकार करती हैं आप? भेदी लंका ढाए, तो वो तो भेद खोलने की बात है। कई बार भेद नहीं भी है तब भी लंका ढाए, ये बातें भी होती हैं। तो मतलब आपको लगता है कि मोदी और योगी जी को आत्ममंथन करने की जरूरत है कि पार्टी के अंदर जो ऐसे लोग हैं, हाँ, जो सिस्टम को तबाह करना चाहते हैं, बिल्कुल, तो उनको ढूंढना चाहिए, ऐसे विभीषण को ढूंढना चाहिए। बिल्कुल, ऐसे लोगों को ज़रूर ढूंढना चाहिए जो लोग इस तरह की बातों का फ़ायदा उठा रहे हैं। सब चाहते हैं एक दूसरे से ऊपर जाना, एक दूसरे से ज़्यादा प्रभावशाली दिखना, तो कई बार निर्मित की जाती हैं ऐसी बातें। हो सकता है कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसा कर रहा हो। हाँ, अब आता है अनामिका अंबर जैसे लोगों की बात। अनामिका अंबर को क्या करना चाहिए, या ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए जो इन लोगों से जुड़े हुए हैं? उन्हें अपने विश्वास पे विश्वास रखना चाहिए। यदि वो ये जानते हैं कि ये 2 व्यक्ति कैसे हैं, तो उन्हें इस बात पे विश्वास रखना चाहिए कि ये 2 व्यक्ति आपने जिस नज़रिए से देखे हैं वो वैसे ही हैं, किसी और की बातों में नहीं आना चाहिए। हालांकि आपने बहुत अच्छी कविता सुनाई इन दोनों को लेकर, और जो खासतौर पर विपक्षी मोदी योगी को अलग करने की बात करते हैं, आप एक कविता के माध्यम से उनको और कैसे जवाब देना चाहेंगी? इसके अलावा कोई ऐसी कविता? जी बिल्कुल, जो लोग अलग करना चाहते हैं उनको तो मैं ये कह ही दूंगी, लेकिन इससे पहले एक बात और ज़रूर बता दूं। हाँ, जो लोग अलग करना चाहते हैं कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए। कई विवादों, एक चुटकी का काम, मतलब चुटकी बजाते ही जो डिसीजन लेना चाहिए वो ले लिया जाएगा। किस बात का डर है, किस बात का संकोच है, क्यों संकोच है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब चाहते हैं कि एक मजबूत पार्टी के लिए, प्रभावशाली और एक अच्छे देश के लिए, मतलब विकासशील देश के लिए अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है। तो कोई अपने अच्छे लोगों से अपने घर को खाली क्यों करेगा? पिछले दिनों भी इस तरह के विवाद हुए, और उस विवाद के बाद भी कि कई विवादों में घिर कर भी पुनः समर्थन पा गए, सब काबा काबा करते रह गए, बाबा फिर से आ गए। तो विपक्ष का काम है कि वो ऐसे ही करते रहेंगे। और मैं तो अपनी कविता से एक सलाह ज़रूर देना चाहूँगी कि अगर तुम भी नहीं हमसे
तो फिर हम भी नहीं तुमसे। जो लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं या किसी को हटाने का काम कर रहे हैं या किसी को घटाने का काम कर रहे हैं या आग लगाने का काम कर रहे हैं, उनसे एक बात कहूँगी कि आग ज़रूर लगाते रहें। उसका ठंड भी कारण आने वाली है। उसका कारण भी है, हाँ, सर्दियाँ भी पड़ रही हैं कि ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, ऐ दिल थोड़ी दुनियादारी रखो तुम, हर मौसम से अपनी यारी रखो तुम, सर्दी बहुत है मुझको गर्माहट देने, जलने वालों जलना जारी रखो तुम, जलने वालों जलना जारी रखो तुम। लेकिन आपकी बात का उत्तर दूंगी। आपने कहा है कि ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहेंगे जो ये बीच में इस तरह का काम कर रहे हैं। लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, लिखें कुछ भी वो मेरे नाम की तहरीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है, कि उनकी बद्दुआओं से मेरी तकदीर बनती है। यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, यहाँ पर कुछ बशर जलते हैं मेरे नाम से ऐसे, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है, धुआं दिल से जो निकले तो मेरी तस्वीर बनती है। जितना कहा जाएगा उतना ही रिश्ता मजबूत होगा और उतना ही सुघड़ होकर के लोगों तक पहुंचेगा। जी, अभी आपने काबा गढ़ का जिक्र किया। एक दौर था जब नेहा राठौर ने एक तरह से भारतीय जनता पार्टी पर बड़ा हमला किया था। वो जिस प्रदेश में जाती थी इलेक्शन स्टेट में, तो काबा काबा करके माहौल बनाती थी और ऐसा लगता था कि विपक्ष एक तरफ है, विपक्ष से ज़्यादा जो भूमिका है वो नेहा राठौर निभा रही है। लेकिन नेहा राठौर को आपने ऐसे वक्त पर जवाब दिया कि जब वाकई ज़रूरत थी उत्तर प्रदेश को, जब उसने कहा कि उत्तर प्रदेश में काबा, तो आपने कहा उत्तर प्रदेश में बाबा। बिल्कुल। तो कोई रणनीतिक के किसी रणनीति के तहत जवाब दिया या आपसे किसी ने कहा इसके लिए? बिल्कुल नहीं, ना तो मुझसे किसी ने कहा और ना ही किसी स्ट्रेटेजी के अंडर मैंने इस बात को कहा। बहुत सिंपल सी बात है और बहुत सही बात है। कई बार क्या होता है एक्चुअली, जो राजनीति है ना, उस पर विश्वास पूरी तरह से लोगों का ख़त्म है, चाहे कुछ भी है। मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ। ये जो सियासत है, ये कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है। सियासत मतलब जमहूरियत यानी राजनीति। कभी तो शाहजादों पर कलंदर राज करता है, कभी शेरों के कुनबे में भी बंदर राज करता है। जिसे जमहूरियत कहते हकीकत है यही उसकी, यहाँ केवल मुकद्दर का सिकंदर राज करता है। और यदि सही मायने में देखा जाए तो साधु संत जिस तरह से तपस्या करते हैं अपने आत्मा की शुद्धि के लिए, मोक्ष की प्राप्ति के लिए, बहुत तपस्या राजनीति में भी होती है। जिस तरह से मैं देखती हूँ, आपको इतनी तपस्या करनी होती है, आप चैन से सो नहीं सकते। यदि आप सो रहे हैं, आप एक्टिव नहीं है, इट मीन्स कि आप राजनीति में नहीं है, तो वो भी तपस्या होती है। अब इससे भी ऊपर होता है अपने आप को इतना विश्वास में लाना, अपने आप के ऊपर लोगों का विश्वास जताना, और विश्वास के बाद जब आप वोट पा लेते हैं, जब आप एक पद पे आ जाते हैं, तो उस विश्वास को बनाए रखना, इन सब में बहुत मेहनत लगती है। आपने कहा कि एक समय ऐसे लग रहा था कि वो उसके अगेंस्ट बोल रही है और मैंने एक रणनीति के तहत या किसी के कहने पर इस बात को कहा। अब मैं उस विश्वास की बात करती हूँ जिसकी मैंने भूमिका बनाई है। मैं बुंदेलखंड से आती हूँ। बुंदेलखंड एक ऐसा हिस्सा जिसको पिछले आपने पहले कभी इतना सुना ही नहीं होगा। बुंदेलखंड क्या है? आज आप बॉलीवुड की कोई भी मूवी उठा के देखिए, वेब सीरीज़ में जाइए, आपको बुंदेली भाषा की बहुत सारी फिल्में बनते हुए दिखेंगी। आपको वो जो कुछ हमारे शब्द हैं, मौड़ी किते जा रहा का कर रहा हूँ, ये ऐसे शब्द जो बुंदेली, प्रॉपर बुंदेली हैं। चाहे कटहल मूवी आप देखिए, बहुत सारे हैं। बुंदेली जो परंपरा, जो हमारे बुंदेलखंड का जो नाम है, वो अचानक से कैसे सामने आया? ये कहा गया कि उत्तर प्रदेश में क्या है, गंगा में लाशें हैं और कहीं पे कुछ हुआ ही नहीं। मैंने एक साधारण नागरिक होने के नाते, जिसके पास कविता लिखने की क्षमता है, उसने ये बताया कि हमारे बुंदेलखंड में क्या है। यही कारण है कि मैंने बुंदेली भाषा में इस कविता से जवाब दिया। हमारे यहाँ कभी सूखा हो जाता था, कभी बाढ़ हो जाती थी, बहुत गरीबी उस हिस्से में है। पिछली किसी भी सरकार ने कभी भी बुंदेलखंड जैसे हिस्से में जाकर देखा भी नहीं कि क्या हो रहा है। वो हिस्सा जहाँ मैंने जन्म लिया है, जहाँ मेरे माँ बाप, मेरा परिवार अभी भी रहता है,
और वहाँ के लोगों को बहुत भोले वाले भाले लोग हैं और बहुत गरीबी, बहुत स्थितियाँ बहुत अजीब सी थीं। वहाँ हथियारों की फैक्ट्री लगाई गई, वहाँ पे उस स्थान पर विकास किया गया, हर घर नल पहुंचा वहाँ पर, पानी, और पानी भी किस तरह से, केन और बेतवा ये 2 नदियां हैं, उन नदियों के संगम से वहाँ पर जो पानी की किल्लत थी वो इस हद तक दूर हुई है। पानी की किल्लत बहुत बड़ी बात है, लोग प्यासे मर रहे हैं, जानवर प्यासे मर रहे हैं, लोग भूखे मरेंगे प्यासे, यदि पानी नहीं है तो भूखे मर रहे हैं। उस अभी पिछले दिनों एक स्टोरी पे मैंने काम किया था उत्तर प्रदेश को लेकर के, मैं जगह जगह गई थी और वहाँ जा कर के सिर्फ बातचीत करके नहीं आई, बाकायदा जो नल लगे होते हैं उन्हें खोल करके देखा भी कि इसमें पानी है भी या नहीं। हमने बहुत सारे चीज़ें की हैं। तो मेरे बुंदेलखंड में मैंने बदलाव देखे, मुझे बहुत गुस्सा आया। मुझे सच में अनुराग जी ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये गीत यहाँ तक पहुँचेगा, क्योंकि उस गीत का उत्तर बहुत अच्छे से आ चुका था। यूपी में काबा का बड़े बड़े लोगों ने उत्तर दे दिया था। आपको बड़े बड़े नाम भी पता है, यूपी में सब्बा, यूपी में ईबा, लेकिन यूपी में ऊबा। कनेक्ट नहीं किया जिसने भी जवाब दिया। सोशल मीडिया पर नेहा सिंह राठौर के व्यूज ज्यादा आते थे और लोग उसको ज्यादा सुनना पसंद करते थे। मुझे लगता है कि सच्चाई को ही लोग कनेक्ट कर पाते हैं। मैंने बहुत ही इनोसेंटली, बिल्कुल बिना तैयारी के, जो मन में आया वो लिखा और सीधे जा कर के उसको पढ़ दिया। और तब तक तो मैं कभी योगी जी से मिली भी नहीं थी। यही कारण है। वो था ना एक, आपने कहा था कि भोली जनता के कनवा भरत है, यूपी में काबा काबा करत है। नहीं मोदी ये अलग है। अभी आप कह रहे थे ना 2 नावों पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने तो मोदी मैजिक करत है भी कहा है। देखिए आप, जब मध्य प्रदेश के चुनाव थे, जब उत्तर प्रदेश के चुनाव थे, तब भी ये था कि लोगों को लग रहा था क्या होगा क्या नहीं होगा। और मुझे बहुत खुशी है कि मैंने एक गिलहरी जैसा योगदान इस गीत के माध्यम से दे दिया, मैं यही मानती हूँ। और मध्य प्रदेश में भी यही हुआ था, जब 3 राज्यों में चुनाव होने थे तब मध्य प्रदेश की भी लोगों की यही स्थिति थी। ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट थी वो उसमें यही था कि 50-50 पता नहीं क्या होगा। तब मैंने कहा था कि भोली जनता के कनवा भरत है, मोदी मैजिक करत है, मामा मैजिक करत है। ये वो था उत्तर प्रदेश का। ये था कि जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, जौनजे काबा काबा लगे चिल्ल्याबे, उन्हें इते हम आए बताबे, इते नैया कछु दिखाबा, इते नैया कछु दिखाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा, यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। गोरखपुर को जो सन्यासी, गोरखपुर को जो सन्यासी मन में लेके मथुरा काशी जब से लखनऊ में जा बैठे, यूपी भर की मिटी उदासी, और राजमहल को मंदिर कर दो, राजमहल को मंदिर कर दो, जब जनता को मिलो बुलावा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। एक बहुत अच्छा लगता है मुझे इसका कि तुष्टिकरण को नाव मिटा दो, अपराधन को गांव बिठा दो, फैजाबाद अयोध्या कर दई, रामलला को धाम बना दो, और बेबी काशी काशी कर रहे, बेबी काशी काशी कर रहे, जौन करते काबा काबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। वो सारी बातें मैंने इसमें कही हैं। हथियारन की लगा फैक्ट्री, 5 सितारन पे भारी है, अपनो जो देसी ढाबा, कह के यूपी में बाबा है, यूपी में बाबा। और बिल्कुल प्योर थी, लोगों को पसंद आई, लोगों ने सम्मान। और शायद अनामिका जी यही वजह रही कि 4 साल पहले जो अनामिका जी नंबर थी और 4 साल के बाद अब कुछ और है, क्योंकि जो फैक्ट्स पर जो आपने कविता बनाई जी, उनको जनता ने ज़्यादा पसंद किया। जी बिल्कुल, मैं इस बात को मानती हूँ। ये सही है। ये बदलाव क्यों आया है कि खुद की खातिर जीते थे, अब देश पे मरना सीख गए, मझधारों में कफन बांधकर लोग उतरना सीख गए, कल तक जुगनू तक भी हमको धमका देते थे, पर अब हम सूरज से आंख मिलाकर बातें करना सीख गए। आपको लगता है कि सच्चाई कहना कविता के जरिए, इसी वजह से लोग आपको सरकारी और दरबारी कवि कहने लगे? सच्चाई, जब आप कभी सच्चाई के रास्ते पे चलते हैं तो आपको सुनना पड़ता है। अब यदि मैं ये करते रहूं कि आपने कुछ झूठ बोला, मैंने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, उसने कुछ बोला, मैं कहा हाँ ठीक है, यदि मैं आपका विरोध नहीं कर रही हूँ, मैं आपको एक राजा की तरह फील करा रही हूँ, आपकी हर बात की हाँ में हाँ मिला रही हूँ,
तो मैं आपके लिए बहुत अच्छी हूँ। यदि मैंने सच बोल दिया तो वो आपको बर्दाश्त नहीं है। यही कारण है कि लोग मुझे सरकारी दरबारी कहते हैं। पहले तो मुझे बहुत बुरा लगता था। फिर मैंने कहा कि यदि सच बोलने का अर्थ ही यही है तो ठीक है, फिर मुझे ये तमगा, मुझे ये सम्मान स्वीकार है। स्वीकार। और जब आपने जवाब दिया कि यूपी में बाबा, जी, उसके बाद बाबा से आपकी मुलाकात कितने दिन बाद हुई? उनके शपथ ग्रहण समारोह में। अच्छा, उसी दिन या फिर उसके बाद अलग भी मुलाकात हाँ, हुई? अलग भी बात हुई थी, लेकिन इस वजह से नहीं। हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है। लोगों को लगता है देख करके ऐसा बाहर से कि ये कुछ तो भी चल रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे ऐसे लगता है चाहे मोदी जी में या योगी जी में, लोगों का जो विश्वास है, योगी जी तो संत हैं, तो उनके प्रति तो विश्वास के साथ श्रद्धा भी है, और ये बात सच भी है। तो वो जो विश्वास है, वो जो श्रद्धा है, वो लोगों का अपने मन से है, किसी मतलब वो लालच में नहीं है। और मुझे ऐसे लगता है कि ये विश्वास और ये श्रद्धा मैं अकेले नहीं हूँ जिसके मन में है, बहुत लोग। जब योगी आदित्यनाथ से अनामिका जयनंबर की पहली मुलाकात हुई तो यूपी के बाबा ने क्या कहा? उस कविता का जिक्र किया कि जिसमें आपने नेहा सिंह राठौर को जवाब दिया था। हाँ, वो बहुत इस मामले में बहुत शानदार व्यक्तित्व है। वो कलाकार हो या कोई सृजनशील व्यक्तित्व हो या किसी ने बड़ा कार्य किया हो, वो कभी भी इस बात को इग्नोर नहीं करते। उनका भी कोई ऐसा लालच नहीं है कि तुमने ये अच्छा करा और करना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो मुझे देख करके लगा, मैं इस बात को कोशिश करूंगी कि अपने शब्दों में अच्छे से आपको बता सकूं। मैं इस बात को डंके की चोट पे कह सकती हूँ कि यदि आपने कोई ऐसा कार्य किया जो राष्ट्र हित में है, उनके लिए नहीं, राष्ट्र हित में है, तो वो आपका बातों बातों में आपको इस बात का एहसास करा देंगे कि आपने ठीक किया है। लेकिन वो आपको बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। हाँ ठीक है, ये तुम्हारा कर्तव्य था, कर दिया तो क्या हो गया, आगे भी करते रहना, देखा जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो हाँ, उन्होंने इस बात का सम्मान किया, उन्होंने एक कलाकार की कला का सम्मान किया, उन्होंने एक सृजनशील व्यक्तित्व के सृजनता का सम्मान किया। और मुझे इस बात से की बहुत प्रसन्नता है, मुझे लिख करके पछतावा नहीं हुआ। हाँ, ये भी सही है कि हमारे उत्तर प्रदेश में सरकारी कोई उपलब्धियां ऐसे दी नहीं जाती, बल्कि जो पिछली सरकार ने यश भारती पुरस्कार दिया था वो और छीन लिया मतलब ख़त्म कर दिया। तो ये तो तय है कि आप बिल्कुल यदि कुछ लिख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि आपको कुछ मिलेगा तो भूल जाइए। यदि आपको विश्वास है, आपको राष्ट्र हित में कोई काम करना है तो आप लिखिए क्योंकि यूपी में बाबा है, वो कुछ देंगे नहीं ऐसा। हाँ, तो मुझे लगता है ये सही भी है। आपको आप के कला से जो मिल रहा है बस वही ठीक है। तो उन्होंने आपका चमचागिरी से कुछ नहीं मिलना चाहिए। उनका सम्मान कैसे किया बाबा ने आपका, मतलब आपकी कला का कुछ शब्दों में बताइए, मतलब क्या उन्होंने एग्जैक्ट कहा? एग्जैक्ट तो बस एक होता है आशीर्वाद देना कि अच्छे से मिल लेना, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, आपकी लेखनी अच्छी है, आपकी उसके बाद कितने बार मुलाकात हुई बाबा से आपकी? 2-3 बार हम लोग मिल चुके हैं उनसे। आपकी साहित्य को लेकर कोई बात होती है उनसे? बिल्कुल बिल्कुल, ज़रूर साहित्य को लेकर के बात होती है। और वो जितने भी बार मिले हैं उतने बार राष्ट्र हित में आप लिखते रहिए, बहुत ज़रूरी है। उनका कहना सबके लिए है, आपके पास जो भी कला है उस कला का प्रदर्शन आप जब भी करें, समाज हित में करें, राष्ट्र हित में करें। बल्कि उन्होंने कई बार बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें भी बताई हैं कि आपके पास आप जो भी लिख रहे हैं उसको बहुत सोच समझ के भी लिखिए, उसको लिखने के बाद उसको सोच समझ के भी उसको लोगों तक पहुंचाइए। सबको लेकर के चलना है, समाज हित की बात होनी चाहिए, जिससे किसी का फ़ायदा हो, जिससे राष्ट्र का फ़ायदा हो, समाज का फ़ायदा हो, वो ज़रूर लिखना चाहिए। तो उन्होंने एप्रिशिएशन दिया कि आप जो लिख रहे हैं वो ठीक है, अच्छी बात है, सही लिख रहे हैं, सच हमेशा लिखिए। तो उस एप्रिशिएशन को मैंने कहा ना, यदि वो प्रसन्नता नहीं मतलब वो प्रशंसा नहीं करते या उस बात को टाल देते, हाँ हाँ ठीक है, अच्छा है, नमस्ते, मिल लिया आपने, हो गया, तो हमारा फिर मन भी नहीं करता। क्योंकि उन्होंने इस बात को सम्मान दिया, क्योंकि उन्होंने इस बात की से धन्यता से भरे कि हाँ, इन्होंने एक काम अच्छा किया।
और सम्मान दिया। कुल मिलाकर आप ये कहना चाहते हैं कि जो समाज हित में, राष्ट्र हित में जो व्यक्ति काम करेगा, तो योगी आदित्यनाथ या जो देश के प्रधानमंत्री मोदी हैं वो उनका हौसला बढ़ाते हैं, उनका उत्साहवर्धन करते हैं। जरूर। और शायद यही वजह है कि आप जो प्रेम की कवित्री रही हैं, आप श्रृंगार मैंने वो भी नहीं छोड़ा हैं। वो भी नहीं लेकिन उसको लोग कम सुनना पसंद करते हैं। जो आप राजनीति में आजकल आप जवाब देती हैं विपक्ष को, उसको लोग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं। बिल्कुल, हाँ, ये है, मुझसे जरूर सुनना अगर योगी आपका हौसला नहीं बढ़ाते तो शायद अब इतना आगे नहीं बढ़ती। ये भी तय है, ये सभी के साथ है। यदि आपकी लेखनी का कोई एप्रिशिएशन नहीं है, वो सबके साथ है, सभी के साथ है, चाहे कोई भी है। मीन्स मैं यदि एक चैनल की भी बात करूं, आप जो कर रहे हैं आप ऑडियंस के लिए करते हैं। यदि ऑडियंस उसके रिवर्ट में आपको सम्मान नहीं दे रही है तो आप तुरंत बदल देंगे, फिर आप कुछ और ऐसा कहेंगे जो ऑडियंस सुनना चाहती। तो मेरी इस बात को लोगों ने बहुत पसंद किया है, मेरे इस तेवर को लोगों ने बहुत पसंद किया है। लोग चाहते ही नहीं कि मैं अब सिंपल सा अपना गा के बैठ जाऊं, लेकिन हाँ, कुछ शायरी पसंद लोग भी हैं जो चाहते हैं अनामिका की शायरी भी सुनी जाए। हाँ, जैसे आप पतियों पर अत्याचार करती हैं कि उनको बेलन से मारना जरूरी है, उनको उपचार जरूरी है ना। और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं उनको भी आप कमेंट देती हैं कविताओं के जरिए। अच्छा, मेरा सवाल इसके बारे में चर्चा करेंगे अनामिका जी, ठीक है। फिर एक बार योगी जी पर आते हैं। बिल्कुल। आप बुंदेलखंड से आती हैं। बुंदेलखंड को हमेशा से ये बात कहते रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि वो अलग राज्य बनना चाहिए। कभी आपकी बुंदेलखंड को लेकर योगी जी से बात हुई कि और कैसे डेवलपमेंट वहाँ पर हो, या उसको अलग राज्य बनाया जाए? क्या आपकी भी अच्छा है? हाँ, मेरी उनसे इस बारे में कोई बात तो नहीं हुई है, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि हाँ, ये एक अच्छा डिसीजन रहेगा। जब उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड एक थे, उत्तर प्रदेश की अपनी अलग जो वैल्यूज़ थी वो थी, यहाँ की जो उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर है, उत्तराखंड की एक अपनी अलग सांस्कृतिक धरोहर है। तो जब ये दोनों एक थे तब होता है कि जब आपके पास एरिया बड़ा है और आप अकेले हैं तो वो चीज़ें डेवलप नहीं हो पाती, आप अकेले कितना देख लेंगे। तो एक और हाथ वहाँ पर देना चाहिए, एक और व्यक्ति विशेष उस अलग हिस्से को देना चाहिए। अब व्यक्ति विशेष एक अलग दिया जाएगा तो फिर जाहिर सी बात है कि वो हिस्सा भी अलग करना पड़ेगा। अलग से मतलब उस हिस्से का मतलब एक और राज्य उसमें बनाना होगा। तो बुंदेलखंड की एक अलग सांस्कृतिक जो धरोहर है, बिल्कुल वो अलग है, उसकी सांस्कृतिक वैल्यूज़ अलग हैं। तो उसके लिए मैं भी ये मानती हूँ कि यदि उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड एक राज्य यदि बनता है तो वो बुंदेलखंड के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। आपने बात की मुख्यमंत्री जी से इस बारे में कभी? नहीं, मैंने अभी तक तो मेरी कोई मौका मिलेगा तो बात करेंगे। मैं ज़रूर बात करूँगी। मौका यदि मिलता है, इस तरह का कुछ भी ऐसा होता है तो मैं इसमें हिस्सेदारी ज़रूर करूँगी कि बुंदेलखंड एक राज्य होना चाहिए। हालांकि चर्चाएं चल रही हैं और इस पे मुझे ऐसे लगता है सरकार का सकारात्मक नज़रिया है इस बात को लेकर के। अनामिका जी, योगी जी को लेकर फिर मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। आजकल उनका एक नारा बहुत फेमस है कि बटेंगे तो कटेंगे। नारा उत्तर प्रदेश में दिया था उन्होंने, और जब ये नारा दिया था तो उस वक्त सभी लोग इसको बहुत हल्के में ले रहे थे, लेकिन धीरे धीरे ये नारा ट्रेंडिंग में आ गया। उत्तर प्रदेश से निकलकर महाराष्ट्र इलेक्शन में चला गया, झारखंड चला गया, दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा तक चला गया। हरियाणा की विक्ट्री आपने देखी। लोग तो कह रहे हैं कि अगर योगी ये नारा नहीं देते तो हरियाणा में ऐसी विक्ट्री नहीं होती। तो बटेंगे तो कटेंगे पर आप क्या कहना चाहेंगी? मैंने तो पूरा गीत लिखा है। हाँ, तो बिल्कुल सुनना चाहेंगे। और मुझे लगता है मैं पहली बार इस गीत को आपके चैनल पे पढ़ूंगी जी। तो इसके बाद ये रिलीज होकर के और जगहों पर जाएगा, तो मैं वो गीत ज़रूर सुनाती हूँ। पहले मैं इस बात को क्लियर कर देती हूँ, जिन लोगों ने कभी योगी जी के किसी भी कार्य पर प्रश्न चिन्ह लगाया है और उनको बहुत लोगों ने सुना भी और स्वीकारा भी है, तो मैं बता दूं कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं। बित्ते होकर, आप समझ रहे होंगे मैं किसकी ओर से इशारा कर रही हूँ, कि बित्ते होकर खुद को गज का नाप समझने लगते हैं, जरा बड़े हो बच्चे खुद को बाप समझने लगते हैं, और एक दो चींटी जिनकी अंबर राह छोड़कर गुजर गई, वही केंचुए
खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं, वही केंचुए खुद को अक्सर सांप समझने लगते हैं। लेकिन जनता बहुत होशियार है, उसे पता है कि आईने पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो। यदि ये स्वर विशैला होता, कुछ लोग इस पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि ये बांटने की नीति है। ये बांटने की नीति नहीं है, ये जोड़ने की नीति है। और जो लोग प्रश्न लगा रहे हैं, प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, उनके लिए है कि आईनों पर फेंकता है कौन पत्थर देख लो, है विशैला देश में अब कौन सा स्वर देख लो। और बांबियों तक बीन लेकर बाद में जाना कभी, पहले अपनी आस्तीनों को झटक कर देख लो। तो हमारी आस्तीनों में वो लोग बैठे हुए हैं जिसे झटकने की ज़रूरत है। और योगी जी तो नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता, नीति नियम और नैतिकता का मर्म सियासत में होता। राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता, राम सरीखा राजा हो तो धर्म सियासत में होता। फिर राम ने जो कह दिया वो तो भाई सबको मानना ही है। तो योगी जी ने यदि ये कहा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो इस बात को, बिल्कुल आपकी बात सही है कि हरियाणा में यदि ये नहीं कहा जाता तो माहौल कुछ और होता। धीरे धीरे पूरा देश इसे अपना रहा है। और जैसे कि मैंने कहा है कि मैंने गीत लिखा है, तो मैं चाहती हूँ मैं गीत की कुछ पंक्तियाँ आप तक पहुँचाऊँ। सुनिएगा। एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम, एक नहीं हो पाएंगे तो एक एक करके घटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। इतिहासों के तथ्य आस्था के शाश्वत प्रतिबिंबों से, सत्य सनातन रणभेरी से, पांच जन्य प्रतिबिंबों से। अलग जातियां अलग प्रांत हैं, अलग आमना अलग विधान, अलग नीति है अलग रीति भी, एक मगर है हिंदुस्तान, हिंदुस्तान। तो ओम से हो आरंभ युद्ध अब, ओम से हो आरंभ युद्ध अब, पीछे नहीं हटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू। और ये क्यों कहा? आप समय चक्र उठा के देखिए, आप पुरानी चीज़ें उठा के देखिए, हर बार यही हुआ है। और मैंने अपने गीत में योगी जी के कहे हुए हर शब्द को रखा है। अब ये बंद सुनिएगा, आखिरी है कि समय चक्र में हमने देखा बटने के हैं क्या परिणाम, साहस से परिपूर्ण देश भी सदियों तक ये रहा गुलाम। केवल बटने का, के साहस से परिपूर्ण देश भी सदियों तक ये रहा गुलाम। आज़ादी भी देखी हमने लहू के रंग में रंगी हुई, बंटवारे में लाशें देखी कश्मीर में कत्ले आम, बंटवारे में लाशें देखी कश्मीर में कत्ले आम। तो ये जो एक दूसरा नारा चल रहा है ना, दूसरा एकता का, अब सुनिएगा कि मंत्र एकता का मिट्ठू सा, मंत्र एकता का मिट्ठू सा, कब तक और रटेंगे हम, कब तक और रटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, जागो हिंदू, यदि बटे तो कटेंगे हम। जागो हिंदू, जागो हिंदू। कटु तो है, हाँ। बहुत कड़वा है, सुनने में कर्णप्रिय भी नहीं है। बटे तो कटेंगे, लेकिन बात हिम्मत की है, लोगों को असली बात बताने की है। यही बात कहने से लोग डरते हैं, जिस बात को अनामिका जी, जिस तरह से योगी जी ने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे, आपने तो अपने गीत के माध्यम से और ज़्यादा स्पष्ट कर दिया कि भाई हिंदू को कौन काटेगा। हालांकि ओपन कहना ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये बिल्कुल बिलो द बेल्ट है, इससे समाज बटेगा, समाज ही कटेगा इससे।
हमारी जो गंगा जमनी तहजीब है उस पर कुटारा घात है ये सब, बटोगे तो कटोगे। जी। गंगा जमुनी तहजीब में कुटारा घात बिल्कुल भी नहीं है जी। देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि मुस्लिम्स इस देश के नहीं हैं, ऐसा नहीं है। गद्दार जयचंद भी है। बात तो गद्दार और राष्ट्रभक्त की है, बात हिंदू और मुस्लिम की है ही नहीं। बात ये है कि जो इस देश का है, ये देश उसका है। कहने का अर्थ ये है कि बहुत सारे मुस्लिम्स ऐसे हैं जो इस देश में हैं। भाई, आप किसी कुटिया में रहते हैं, आपके घर का नाम आप जैसे कि आप उत्तर प्रदेश में हैं, तो आपको क्या कहा जाएगा? उत्तर प्रदेश वासी। आप किसी शहर का यदि मैं नाम लूं, आपको यदि मैं कहूं कि आप मेरठ से हैं, तो आपको मुझे क्या कहा जाएगा? मुझे हिंदू या मुस्लिम नहीं कहा जाएगा, मुझे मेरठ वासी कहा जाएगा। तो मेरठिया कहा जाएगा यदि मैं मेरठ में हूँ। मेरठिया, ये देखो मेरठिया आ रहा है, ये नहीं कहा जाएगा मेरठिया आ रहा है ना, ये ललितपुरिया आ रहा है, ये बिजनौरिया आ रहा है, यही कहा जाएगा। आप हिंदुस्तान में तो आप हिंदू हैं। आप इस बात को स्वीकार कीजिए कि आप इस देश के हैं। यदि आपके दिमाग में हिंदुस्तान मतलब इस देश में रहते हुए भी दूसरा कुछ और चल रहा है, तो फिर आप गद्दार हैं। सीधी सी बात है, आप या तो राष्ट्रभक्त हैं या गद्दार हैं, आप हिंदू या मुस्लिम नहीं हैं। तो यदि ये बात कही है कि ये बिलो द बेल्ट जा रहा है या इससे तो लोग बटेंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो इस देश के हैं वो इस देश के हैं, और उस देश बहुत अच्छे से स्वीकार करता है। तो अनामिका जी ये भी कह रहे हैं कि 2024 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में, उसके बाद ये नारा आया। दरअसल जो जातियां थी वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में चली गई, इसीलिए इस नारे का इजाद हुआ, बटोगे तो कटोगे। उनको दोबारा से करने की कोशिश। देखिए क्या हुआ क्या नहीं हुआ, आखिरकार देखा तो परिणाम जाता है। कुल मिला के परिणाम पक्ष में है। और पिछले दिनों ये बात सिद्ध भी कर दी गई थी कि कहीं मिलाना विरोधियों को चुल्लू भर भी पानी, बाबा जी ने याद दिला दी सबको सबकी नानी। तो आगे भी ऐसा ही होगा। रणनीति क्या है, इसके पीछे तैयारियां क्या हैं, ये तो देखिए जो पिछले दिनों 24 के इलेक्शन में जो हुआ, वाकई खुद को एक बार देखने की और दोबारा ठीक से तैयारी करने की आवश्यकता थी। ये बात मैं नहीं, सब कह रहे हैं। विपक्ष भी कह रहा है, इनके पक्ष वाले लोग भी कह रहे हैं, और ये बात सब कह रहे हैं। आप भी कह रहे होंगे, आपके भी मन में होगा। भाजपा से रणनीतिक चूक हुई शायद। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। कई बार मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक बात चल रही थी, जो हम लोग अभी आप और मैं जिस बारे में बात चर्चा कर रहे थे, कि कई बार घर से भी बातें निकलती हैं। परिवार का ही कोई एक ऐसा सदस्य होता है जो जिसे लगता है कि जिसका थोड़ी देर के लिए दिमाग ख़राब हो जाता है कह सकते हैं, जिसे लगता है कि ये सब सही नहीं चल रहा है, इसको ऐसे नहीं ऐसे करते हैं। तो कई बार जब हम परिवार के लोगों को मतलब परिवार के लोगों को ऐसा महसूस होता है, हम तो लेकर के चलते हैं, एक आदमी अकेला क्या क्या कर लेगा, लेकिन फिर भी लग जाता है या महसूस हो जाता है या कुछ ऐसा हो जाता है। तो हाँ ठीक है, 24 के चुनावों को एक बार पीछे पलट के देखने की ज़रूरत थी कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, अब उनको किस तरह से ठीक करना है, ये एक ज़रूरत थी। अब यदि मैं इसे सकारात्मक रूप से देखूं तो मेरा मानना ये है कि जब हमें तेज़ दौड़ लगानी होती है तो 2 कदम पीछे भी करने होते हैं। हम जहाँ खड़े हैं वहाँ से दौड़ लगाएंगे तो हम वो स्पीड नहीं पकड़ पाएंगे, थोड़ा पीछे हटना होता है। तो आगे आने वाले टाइम में और ज़ोर से दौड़ लगाने के लिए 24 में 2 कदम पीछे हटाए हैं यदि मैं इसे ऐसे देखूँ तो हाँ ये सही है। यदि ऐसा भी है तो इसमें कोई बुराई नहीं है, तैयारी का एक हिस्सा है ये। अनामिका जी, इंटरव्यू को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं जी। आप आशु कवि हैं, आप परिस्थिति के अनुसार तुरंत कविता बना लेती हैं, कटाक्षी बना लेती हैं जी। तो शुरुआत करते हैं योगी आदित्यनाथ पर 2 लाइनें। योगी आदित्यनाथ पर गोरखपुर का ये सन्यासी मन में लेकर मथुरा काशी, जब से लखनऊ में जा बैठा उत्तर प्रदेश की मिटी उदासी। मोदी जी पर मोदी जी के लिए तो मैं कि नई सदी को दिशा दिखाता नवयुग नवल प्रणेता है, नए दौर का नया सिकंदर युग का यही विजेता है, और नहीं रहा वो भारत शत्रु को क्षमा दान जो देता था,
ये भारत तो घर में घुसकर अपना बदला लेता है। राहुल गांधी को लेकर अनामिका अंबर के क्या विचार हैं? हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, हरियाणा में लगा फैक्ट्री निर्मित करें जलेबी, राहुल बाबा आखिर कब तक बने रहेंगे बेबी, बोलो सारा रा 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 जोगीरा सारा रा रा रा। देखिए, मैं किसी के बारे में कुछ नहीं कहूँगी, क्योंकि दर्शन नहीं मिले तो दरस जाएंगी अखियाँ, गाया जो दुख तो आज बरस जाएंगी अखियाँ, इतना उड़ाओ ना मजाक कांग्रेस का, कुछ दिन में देखने को तरस जाएंगी अखियाँ। अखिलेश यादव जी, अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो उसको लेकर भी कुछ पंक्तियां बना सकती हैं आप? देखिए, वहाँ से तो जो बात आती है, अनामिका हमेशा उत्तर देती है कि अनादाव पर है दोनों की, शय को मात चलो कर लें, जिसमें एक बराबर हो हम वो हालात चलो कर लें, और तुम शब्दों के खंजर लेकर अगर वार पर उतरे तो आज तुम्हारी भाषा में ही खुलकर बात चलो कर लें। जी, तो चलिए अनामिका जी, अब थोड़ा सा पर्सनल ज़िंदगी पर आते हैं जी। आपकी परिवार की बात करते हैं। जो सुमन जी हैं, शायद सुमन नाम है, सौरभ सुमन जी दोनों एक ही प्रोफेशन में, मंच पर आप लोग की मुलाकात होती थी, तो प्रेम विवाह तक कैसे पहुंच गया? देखिए, जिस समय हम लोगों का प्रेम हुआ था, वो दौर ये नहीं था कि आप एक दूसरे के लिए जान दे दें, या मतलब यदि प्रेम हो गया है तो उसको हर हालत में अंजाम तक लेकर के जाएं। तो इसमें जो सबसे ज़्यादा योगदान हमारा रहा, हम बहुत अच्छे मित्र थे, हम मंचों पर दोस्त थे, और हमारा ज़्यादातर समय एक दूसरे के साथ चर्चाओं में निकलता था। हमने इतना सोचा ही नहीं था जितना समाज ने सोच लिया था, जितना कवियों ने सोच लिया था, जितना हमारे कुनबे के एक बड़े कवि हैं बाल कवि बैरागी जी, तो उन्होंने एक मंच पे अनाउंस भी कर दिया कि ये लड़का भी जैन है, लड़की भी जैन है, दोनों आपस में बहुत अच्छे से बात भी करते हैं। तो क्योंकि मैं जैन फैमिली से हूँ, तो हमारे यहाँ तो बहुत बड़ी बात है किसी के साथ नाम जुड़ जाना। तो उन्होंने एक बार मंच पे अनाउंस कर दिया कि इन दोनों के जो अलग अलग घरों से ब्रीफकेस आते हैं ना, एक ही घर से आना चाहिए, एक ही ब्रीफकेस आना चाहिए। मैंने कहा हमारे ब्रीफकेस से क्यों प्रॉब्लम है? फिर मेरे घर वालों ने भी सोचा, उनके भी घर वालों ने सोचा, हमें ऐसे लगा कि हम एक दूसरे के लिए सही रहेंगे। लेकिन यकीन मानिए, कभी भी सोच समझ के नहीं किया कि मेरे प्रोफेशन को इनके साथ होने से फ़ायदा होगा, या उन्हें ऐसे कुछ नहीं लगा कि ये लड़की स्मिथ पार्क है आकर के काम संभाल लेगी, ऐसा भी नहीं था। तो फिर हमें लगा कि ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देख के और अपने मन के भी जो हमारे इमोशंस थे उनको देखकर हमें लगा हमें शादी कर लेनी चाहिए। फिर हम लोगों ने शादी की। अच्छा हुआ क्या कि हमें लगा पापा मम्मी नहीं मानेंगे, तो हमने भाग के कर ली। फिर वो तो बहुत अच्छे से माने हुए बैठे थे, फिर हमने सार्वजनिक रूप से की। तो 3 महीने बाद ही सब लोगों ने साथ साथ मतलब सम्मिलित भी हुए, पूरा कवि कुनबा हमारे साथ था और हमारी शादी हो गई। जी, अनामिका जी, पति और पत्नी एक ही प्रोफेशन में हैं, और मज़ेदार तो तब हो जाता है कि दोनों ही शेरो शायरी करते हैं, कविता का पाठ करते हैं। पति पति में झगड़ा होना बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। तो जब आप दोनों के बीच में झगड़ा होता है, क्या उस समय भी आप लोग कविता के जरिए एक दूसरे पर कटाक्ष करते हैं और फिर सब कुछ हैप्पी हैप्पी हो जाता है लाइफ में? देखिए, आपने 2 बातें एक साथ कह दी। एक तो जो नॉर्मल झगड़ा होता है ना पति पत्नी के बीच में, वो सभी के बीच में होता है, और किसी न किसी कारण से फिर बाद में नॉर्मल भी हो जाता है। एक झगड़ा जब 2 लोग एक ही प्रोफेशन में होते हैं, पति और पत्नी जो दोनों एक प्रोफेशन में हैं, उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सम्मान। पत्नी को चाहिए कि वो पति के हर बात का सम्मान कर रही हो। प्रोफेशन में सिर्फ वो प्रोफेशनली कैसा है इस बात का सम्मान नहीं, वो आपको भी प्रोफेशनली कितना सपोर्ट करता है, आपके प्रोफेशन में कितना सपोर्ट करता है, इस बात का भी सम्मान। बल्कि मैं ये कहूँ कि इस बात के लिए आपको एहसानमंद रहना चाहिए, तब जीवन की गाड़ी ठीक से चलेगी। और यही सेम पति के भी साथ है। एक पत्नी जो साधारण है वो तो आपके साथ होगी ही, लेकिन एक प्रोफेशनल पत्नी यदि आपके साथ है और आपका साथ दे रही है, तो फिर आपको उसके इस साथ का सम्मान करना चाहिए। लकीली हम दोनों को इस बात का एहसास है। वो सौरभ सुमन जी ने मुझे जितना
प्रोफेशनली सम्मान दिया है, जितना सपोर्ट दिया है, वो मेरे लिए, यदि मैं ये कहूँ कि यदि उनका सपोर्ट नहीं होता तो आज मैं आपके साथ यहाँ नहीं बैठी होती। उन्होंने सिर्फ सपोर्ट नहीं दिया। जब यूपी में बाबा मैं गीत लिख रही थी, ये मेरे लिए बिल्कुल ट्रैक से अलग हट के बात थी, उस समय उन्होंने मुझे हौसला दिया, बल्कि मैं पीछे हट रही थी। उन्होंने कहा लिख, ज़रूरी है, तू नहीं कहेगी तो कोई नहीं कहेगा। तो ये जो चीज़ है जो आदमी के अंदर भरी जाती है, ये बहुत बड़ी बात होती है। अब आ जाते हैं झगड़े पे। यही चीज़ यदि दिमाग में ज़रा सा आपके मन में ये आ जाता है कि ये मेरे से आगे क्यों, पति पत्नी एक ही प्रोफेशन में है, और यदि उनमें से किसी एक के मन में आ गया, आजकल तो नारियों के भी मन में आता है, यदि उनको ये लग गया कि पत्नी को, जबकि उसकी खुद की आइडेंटिटी है, उसके बाद भी उसे पति के नाम से जाना जा रहा है, मिसेस पति कहा जा रहा है, तो उनका मन खराब हो जाता है। सेम पत्नी के, यदि किसी ने ये कह दिया ये अनामिका अंबर जी के पति हैं, ये किसी के पति हैं, तो उसके भी मन में आ जाता है। बस यही वो समय है जिस समय में आपको वो वादे याद रखने हैं जो वादे आपने बहुत प्रेम में किए थे। बिल्कुल यही वो समय है जिस समय आपको ये देखना है कि आप एक ही टीम है प्रोफेशनली, और एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं पर्सनली। यही वो समय है जिस समय आपको हर वो बात याद रखनी है जिस बात में सिर्फ और सिर्फ फ़ायदे हैं, नुकसान नहीं है। यदि इनके मन में ये आ जाता है कि ये क्यों, मैं क्यों नहीं, तो हम नुकसान में होंगे। मेरे मन में आ जाता है मैं क्यों नहीं, ये क्यों, हम में नुकसान होगा। तो हमारी लड़ाइयाँ भी बहुत होती हैं और बहुत हाई लेवल पे होती हैं। हम शायरी से एक दूसरे को समझा लेते हैं। और एक, यदि आप अनुमति दें तो मैं बिल्कुल ओरिजिनल घटना बताती हूँ। और ये ओरिजिनल घटना आपको लगेगा ये अनामिका कह रही है तो मेरे घर की कहानी है। मैं सच बता रही हूँ। यदि आपकी पत्नी से कभी खिटपिट हुई हो तो आपके भाई इसे रिकॉर्ड किया जाए कि इनकी पत्नी से इनकी बहुत खिटपिट होती है। यकीन मानिए अनुराग जी, कितनी भी खिटपिट होती हो, आप हर हालत में यही कहना चाहते होंगे जो मैं कह रही हूँ। सुनिएगा, और मैं चाहती हूँ कि मैं गा करके पढ़ूं। बिल्कुल। जो कानों तक नहीं पहुँचे वही अल्फाज मत होना, जिसे दिल जान ना पाए कभी वो राज मत होना। है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। जब मुझसे गलती हुई थी मुझसे सच में नहीं हुई थी, लेकिन ये नाराज हो गए थे, तब मैंने कहा है मुमकिन गलतियों से गलतियों का भी तो हो जाना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। मुझे तुम कुछ भी कह लेना मगर नाराज मत होना। और ये पंक्तियां काम करती हैं, मैंने इनका असर देखा है। इन्हें सुनते ही सीधे गले लगा लिया। अच्छा, पति क्या करते हैं? आपने कहा ना बहुत झगड़ा होता है। पति, आप कितने ही बड़े चैनल के बहुत बड़े पद पे हैं, आप मंत्री हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, आप घर में जाके सब जीरो। आप कुछ भी हैं। और क्यों जीरो? उसके पीछे मैं बताती हूँ कहानी क्या है कि जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। ये संबंध खत्म करना आसान नहीं है। यदि इस संबंध का महत्व ना हो, पति पत्नी के संबंध का महत्व ना हो, तो हम एक मिनट में कहते हैं यार तेरे साथ नहीं रहा जा रहा, निकल। ये संबंध खत्म करना आसान है ही नहीं, इसके बिना जिंदगी कुछ है ही नहीं। यही कारण है कि हम इस संबंध को बनाए रखने के लिए, साथ को बनाए रखने के लिए कहते हैं जो तुम जाते हो तो सुख के सभी आधार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। फकत तुम तक हमारी जिंदगी के द्वार जाते हैं। और ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। आपने कहा ना जीरो हो जाते, क्यों? ज़रूरत ही नहीं उस जीत की जिसमें नहीं हो तुम। तुम्हारे साथ के खातिर
चलो हम हार जाते हैं, तुम्हारे साथ की खातिर चलो हम हार जाते हैं। हारने का मतलब ज़ीरो। अनामिका जी, आपने बिल्कुल सही बात कही कि खासतौर पर जो आपकी कविताएं हैं उसमें आप पतियों को बेचारा कहती हैं। वास्तव में हकीकत नज़र आती है, कभी कभी तो बेचारा ही होते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। यूं दुनिया के सामने बन के घूमे राम, पर नारी, पर नारी, पर नारी दूसरी दूसरी नारी के यूं दुनिया के सामने पति बिल्कुल भोले नहीं होते, कोई बेचारे नहीं होते। आप पुरुषों की तरफ से बैठे हुए हैं, इसलिए कह देती हूँ, मैं बता देती हूँ जितनी पत्नियां मुझे सुन रही हो, कि यूं दुनिया के सामने घूमे बनकर राम, पर नारी जो दिख गई तो बन जाते घनश्याम, छोड़कर सब मर्यादा रटे फिर राधा राधा। तो इन पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। और मैं तो कहती हूँ कि पति नाम की इस बीमारी का उपचार ज़रूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार ज़रूरी है, और समय समय पर हड़काते रहना भी यार ज़रूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार ज़रूरी है। आपकी एक कविता ये भी है कि घर में बैठी चंद्रमुखी, यही है बिल्कुल, और ये सच भी है। भाई हम कितने भी सुंदर हो, आपको अच्छे नहीं लगते कि घर में बैठी चंद्रमुखी की नहीं प्रशंसा करते, और कोई कलमुही यदि हंस दे ठंडी आहें भरते। तो ऐसे बिगड़े पतियों पर पत्नी का वार ज़रूरी है। 24 घंटे में पतियों पर एक फटकार ज़रूरी है। कई बार पति भी ये चाहते हैं कि वो डटते रहें, उनका मन नहीं लगता फिर नहीं, यदि वो डटते तो पतियों को हड़काते रहना चाहिए। एक कवि हैं बड़े सीनियर, उदय प्रताप सिंह जी जी, तो उनकी एक कविता है कि मोबाइल के दौर के आशिकों को क्या पता कि किस तरह रखते थे खत में कलेजा निकाल कर। उन्होंने मॉडर्न प्रेम पर ये बात कही है। प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम क्या है? प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम एक ऐसा बंधन जिसमें बंधन ना हो। एक लाइन में कहूँगी, एक ऐसा बंधन जिसमें बंधन ना हो। प्रेम सही मायने में वो है जो करवाया नहीं जाता। प्रेम होता है, प्रेम कभी ख़त्म नहीं होता। लोग कहते हैं प्रेम विवाह होता है तो प्रेम जैसे ही विवाह होता है ख़त्म हो जाता है। वो लोग गलत कहते हैं। प्रेम विवाह होने के बाद वो जो प्रेम होता है उसका स्वरूप बदल जाता है। प्रेम जैसे कि एनर्जी, ना हम उसे नष्ट कर सकते ना क्रिएट कर सकते हैं, ऐसे ही प्रेम होता है। प्रेम है तो है। प्रेम वो होता है जब आप के आँख से आंसू निकलें तो जो आपको प्रेम करता है वो बेचैन हो जाए। प्रेम वो होता है, प्रेम की कवित्री के लिए प्रेम वो होता है कि आप मेरे साथ रहें ना रहें, यदि आप मेरे साथ रह कर के खुश नहीं हैं तो प्रेम में आप वहाँ रहिए जहाँ खुश हैं, यदि प्रेम है तो। मैंने कहा ना, प्रेम का अर्थ है ऐसा बंधन जो बंधन मुक्त हो। असली प्रेम आपको सामने वाले को रोकता नहीं है, टोकता नहीं है। प्रेम असली सामने वाले को वो सब करने देता है जो वो करना चाहता है, क्योंकि आपको उससे प्रेम है। आप उसको हर वो चीज़ दे देना चाहते हैं जो वो चाहता है। और मैं तो प्रेम में ये कहती हूँ कि मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, मेरे दिल के सभी एहसास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, मेरा ईमान मेरा विश्वास गर मांगो तुम्हें दे दूँ। जिया है प्रेम को मैंने, मेरी हद भी ज़रा सुन लो, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूँ, कि जो कुछ भी है मेरे पास गर मांगो तुम्हें दे दूँ। बहुत शानदार। अनामिका जी, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जब लोग बुलंदियों पर जाते हैं तो उनसे चिढ़ने वाले लोगों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। बिल्कुल। आपको एक बार एक टीवी में शो करने के लिए कहीं से फ़ोन आया था, आप एयरपोर्ट तक पहुंची भी थी और उसके बाद आपको मना कर दिया गया। हाँ। ऐसे कौन से वो लोग हैं जो आपसे ईर्ष्या रखते हैं, और फिर जब इस तरह की घटनाएं होती हैं तो अपने आप को कैसे संभालती हैं आप? मैं अनुराग जी आपका इतना धन्यवाद करना चाहती हूँ, ये प्रश्न आपने पूछा, और इस प्रश्न ने मेरी ज़िंदगी, मतलब इस घटना ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। मुझे एक ऐसे बड़े शो से कॉल आया था जिस पर जाना सबका सपना था। अब तो खैर आप लोगों ने खुद ही इतने बड़े बड़े शो करके हमें इतना बड़ा कर दिया है कि अब ऐसा कुछ मन में नहीं बचा। लेकिन हाँ, जब मैं नया नया एक टैलेंटेड कलाकार कहीं जाने की सोच रहा हूँ तो उस शो के लिए मुझे कॉल आया, मेरी पूरी तैयारी हो गई,
क्या क्या, क्योंकि वो प्री डिसाइडेड रहती हैं सारी चीज़ें, तो क्या क्या पूछा जाएगा, क्या क्या आपको करना है, वो सब कुछ डिसाइड हो गया। टिकट्स मेरे पास आ गए, मैं घर से चल दी। लेकिन क्योंकि उसी ही शो में एक और जिन्होंने मुझे प्रतिद्वंदी माना, जो खुद बहुत अपने आप में बहुत बड़े व्यक्तित्व हैं, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि मेरा मानना ये है कि बड़ा व्यक्ति वही होता है जो छोटों को स्वीकार करे, उन्हें यह एहसास ना कराए कि आप कुछ नहीं हो। व्यक्तित्व, हमारे कुनबे के बड़े कवि आदरणीय कुंवर बेचैन जी कहते हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना। कुंवर जी कहते हैं कि कोई उस पेड़ से सीखे मुसीबत में अड़े रहना, कि जिसने बाढ़ के पानी में भी सीखा खड़े रहना। मैं कितने ही बड़े लोगों की नीचाई से वाकिफ़ हूँ, बड़ा मुश्किल है दुनिया में बड़े होकर बड़े रहना। पर वो बड़े नहीं रह पाए जिन्होंने ये काम किया। उन्होंने, मुझे तो बता भी दिया गया था, तो मैं इसको कहने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। ये कह दिया गया था कि हम जूनियर्स के साथ नहीं बैठेंगे या इस तरह से हम नहीं करेंगे, और मुझे मना कर दिया गया। मैं रोते रोते घर आई, मैं बहुत रोई। सेम ऐसा ही इंसिडेंट एक बार और हुआ, जब मंचों पर पुरुषों का वर्चस्व हो, नारियों को स्वीकार ही ना किया जाए। एक नारी जिसका काम है श्रृंगार करना, जिसका काम है श्रृंगार पढ़ना, जिसको सिर्फ गाना है और गाते हुए लोगों की वाहवाह लेनी और अपना बैठ जाना है, उसमें इतना दिमाग आया कहाँ से कि वो राजनीति पे बात करे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो ये बताए कि सच क्या है गलत क्या है? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वो मंचों से अपना एक अलग तेवर निर्मित करने की कोशिश करे, किसी पुरुष को डाउन करने की कोशिश करे? उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जब इस तरह की बात मेरे साथ हुई, जब इस तरह की बात ने मुझे कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश की और हर लेवल पे रोकने की कोशिश की, एक नारी को बहुत कुछ सहना होता है। तब अनामिका ने खुद को एक बात बताई, और वो बात ये थी कि सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, सृष्टि के निर्माण में जो साझेदारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, शिव शक्ति को शक्ति शिव को शिवकारी कर सकती है, तो पुरुषों जैसा बनने में यूं निज मौलिकता क्या खोना, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है, कोई नहीं कर सकता है जो वो नारी कर सकती है। मैं तो कहती हूँ, आप मुझे चमचा कहते हो, दरबारी कहते हो, आप कर लीजिए दरबारी कविताएं, आपको किसने रोका? यदि एक नारी नहीं कर सकती है तो आप कर लीजिए कुछ और जो मैं हालांकि मैं जो कर रही हूँ वो राष्ट्रभक्ति है, मैं जो कर रही हूँ वो राष्ट्रहित में है, योगी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में, मोदी जी जो कर रहे हैं वो राष्ट्रहित में है। और यही कारण है कि चंद्रबर दाई के पृथ्वीराज चौहान के समय चंद्रबर दाई जी थे, चंद्रबर दाई के समय पृथ्वीराज चौहान थे तो उन्होंने उनके लिए कविता लिखी। आदि कवि वाल्मीकि के समय भगवान श्री राम थे तो उन्होंने उनके लिए कविता लिखी। हर दौर में कोई ना कोई ऐसा होता है जिसका दिशा निर्देशन करने के लिए या जिसके किए गए कार्यों को प्रोत्साहित करने के लिए कवियों को लिखना पड़ा है। अनामिका अंबर ने यही किया, भाई मेरे समय में योगी मोदी हैं तो मैं उनको प्रोत्साहित करने का कार्य कर रही हूँ, उनकी नीति जो जनता के हित में है उन नीतियों को गाने का प्रयास कर रही हूँ, तो मुझे रोका भी गया। अब आपने पूछा है कि इन परिस्थितियों से मैं निपटते कैसे हूँ, फिर मैं कुंवर बेचैन जी को कोट करूँगी कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया। तब मैं जब रोई थी वो बेचारी लड़की थी, मंच पर जिन पुरुषों का वर्चस्व था उन्होंने संचालन में मुझे कविता नहीं पढ़ने दी, मैं रोई थी, तब मैं पत्थर थी। अब क्या हूँ वो बताती हूँ कि चोटों पे चोट देते ही जाने का शुक्रिया, पत्थर को बुत की शक्ल में लाने का शुक्रिया, और तुम ना आती तो कैसे बनाता मैं सीढ़ियाँ, दीवारों मेरी राह में आने का शुक्रिया। तो ये वो दीवारें हैं जो मेरी राह में आई और मैं इनकी सीढ़ी बना करके आज अंबर पे हूँ। मैं इस बात से खुश हूँ। वाकई अनामिका जी, बहुत सारे लोगों के जीवन में ऐसी घटनाएं होती हैं कि जब उनको झटका लगता है, कुछ पल तो ऐसा होता है कि जब उनकी आंखों से आंसू निकलते हैं, लेकिन बाद में वो आंसू फौलाद बदल जाते हैं, बिल्कुल बन जाते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन पर। बहुत से लोग जीवन में हार भी मान लेते हैं, लेकिन जो हार नहीं मानता उन्हें अनामिका जैन अंबर कहते हैं। दोस्तों, आज के शो में इतना ही।
आपने फिल्मों में बहुत सुना होगा कि एंग्री मैन अमिताभ बच्चन के बारे में, लेकिन जिस तरह से अनामिका जयनंबर की बात मैंने सुनी, आपने भी सुनी, तो मैं इनको एंग्री वुमेन कहूँगा। और जो अपनी पोइट्री के जरिए ये जवाब देती हैं बहुत शानदार हैं, जहाँ ये प्रेम की बातें भी करती हैं, राजनीति की बात भी करती हैं, और इनकी जो कविताएं हैं उन कविताओं ने राजनीति के लोगों पर इतना असर कर दिया कि चुनाव के समय में उनको अनामिका जयनंबर की याद आती है। अब आप देखिए कि बटेंगे तो कटेंगे पर एक बयान था छोटा सा योगी जी का, लेकिन उस पर उन्होंने जो शानदार कविता लिखी है, आप यकीन मानिएगा कि ये देश में बहुत वायरल होने वाली है और विपक्षी इससे बहुत ज़्यादा परेशान होंगे। अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे शो में आने के लिए। थैंक यू सो और मच। बधाई आपको कि किसी मंच से एक दिन आपको बीजेपी का एक लेटर मिलेगा कि आप चुनाव लड़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए, बातों बातों में इस इच्छा को मैंने देख ही लिया कि राजनीतिक इच्छा है थोड़ी सी आपकी।